Hello and welcome to the Print Unscripted. We have with us Union Minister for Communications and Development of Northeastern Region, Jyotiraditya Scindia. Welcome to the Print, sir. Well, Thank you first for having me, question Neelam. itself on Operation Sindoor. You must have seen, there are two narratives that are being witnessed while, your government, our government is saying that, it has been a success. The opposition has been talking about the downing of the jets and pointing out certain questions. How do you see these two narratives play out and how do you respond to the opposition? हमारे देश की माटी की अखंडता और अक्षुण्णता अगर किसी ने बनाए रखा है और मजबूत किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जो मुंह तोड़ जवाब उन आक्रांताओं को, जिन्होंने कोशिश की थी हमारे बहनों के सिंदूर मिटाने का, उनको इस दुनिया से मिटाने का कार्य प्रधानमंत्री जी ने किया है। जो लोग राष्ट्र हित के बारे में नहीं सोच सकते, जिन लोगों के लिए भारत माता प्रथम नहीं है, मैं ये मानता हूं कि इस देश को उन लोगों के लिए कोई समय व्यर्थ करने की जरूरत नहीं। You were also the minister during the Manmohan Singh government when the terror attack took place in Mumbai. And now we've seen, how Operation Sindoor has been carried out and other, action that has been taken in the past. How do you see the responses of the two governments, especially under PM Modi and Dr. प्रधानमंत्री का जवाब स्पष्ट है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प स्पष्ट है। गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा और खून और पानी साथ में नहीं बह सकता। भारत ने कभी भी किसी देश पर या किसी पर वार करने की सोच कभी भी नहीं रखी है। लेकिन अगर कोई शक्ति समझे कि भारत के नागरिकों पर, मासूम नागरिकों पर और भारत की धरती पर वो वार कर सकता है, तो ईंट का जवाब पत्थर से उन शक्तियों को मिल चुका है। आपने देखा होगा कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स भी लेकिन आए हैं। अगर आप अपने ही राज्य के मध्य प्रदेश में देखें तो विजय शाह का स्टेटमेंट आया जहां उन्होंने कर्नल सोफिया को कहा टेररिस्ट की बहन। हमने देखा डिप्टी सीएम ने कहा कि जो पूरी एक तरह से आर्मी है वो नतमस्तक है पीएम के अंडर। तो जब ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं तो क्यों नहीं इनका जवाब दिया जाता? देखिए, जब भारत की भूमि की मान सम्मान का विषय होता है, तब प्रधानमंत्री जी के सामने केवल नहीं, सरकार के सामने केवल नहीं, पूरे देशवासियों के सामने केवल एक मुद्दा है और वो है भारत जी। और जो रोल भारत की आर्मी ने, भारत की वायुसेना ने, भारत की नेवल फोर्सेस ने जो जवाब दिया है, एक तरफ उनके घरों में जाकर उनको मिटाने का, और नीलम मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं, दूसरी तरफ कि एक जाल लगाकर भारत के एक एक नागरिक की रक्षा करने का, ऑफेंस और डिफेंस दोनों इतनी बहुत ही महत्वपूर्ण है और दोनों में जो सफलता प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने अदा किया है, मैं अपने तरफ से हमारे तीनों सेनाओं को सलाम करता हूं। पर जो कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स है उनका क्या? मैंने जवाब दे दिया। जो मेरी विचारधारा है वो मैंने जवाब दे दिया। आप काफ़ी समय तक कांग्रेस में भी रहे हैं, इस वजह से भी मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी। आपने देखा होगा शशि थरूर एक ऑल पार्टी डेलीगेशन की तरफ से गए हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो उनका काफ़ी विरोध हो रहा है विद इन कांग्रेस, काफ़ी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। देखिए, मैंने
पहले भी कहा था, अब मैं दोहरा रहा हूं, नकारात्मक तत्वों के लिए ना देशवासी के लिए कोई समय है, ना आपके चैनल के पास कोई समय होना चाहिए, और ना मेरे पास कोई समय है। जो 60 डेलीगेशंस गए हैं वो भारत के तिरंगे को हाथ में लेके गए हैं, और भारत का तिरंगा ही हर देश में बोल रहा है। और 7 डेलीगेशनों को भी मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। शशि थरूर का कहाँ तक देखते हैं रोल, कैसा देखते हैं आप इस पूरे डेलीगेशन में? भारतवासी के रूप में। अगर आप जाते तो आप क्या कहते? नहीं, बिल्कुल। तो फिर तो ये प्रश्न कहां से आता है? नहीं, क्योंकि उनका मुझे विरोध यहाँ इतना हो रहा है। पर मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है कि आप इस प्रश्न को उठा रहे हैं। शशि थरूर केवल क्यों, हर व्यक्ति जो उस डेलीगेशन में गया है भारतवासी के रूप में गया है। कठिनाई आ जाती है जब आपके लिए देश पहला ना हो। भारत में देश प्रथम होना चाहिए, पर कुछ तत्वों के लिए वे स्वतः प्रथम है। अब उन तत्वों के लिए क्या कहा जाए, ना आपको कुछ कहने की जरूरत है, ना मुझे कुछ कहने की जरूरत है। देश की जनता ने उनको बार बार कह दिया। कुछ आपके मिनिस्ट्री से रिलेटेड जानना चाहूंगी, भारत नेट कहां तक अभी पहुंचा है, जो एक तरह से गांव भारत में, नेट हाँ, 1.0 जी, जिसकी शुरुआत की गई थी, आज 2,14,000 पंचायतों, ग्राम पंचायतों को कनेक्ट कर चुका है। करीब 7 लाख किलोमीटर की फाइबर देश के कोने कोने में भारत नेट 1.0 के द्वारा बिछाई गई है। भारत नेट 2.0, और ये आपके द्वारा आपके दर्शकों को भी मैं बताना चाहता हूं कि विश्व की सबसे बड़ी दूरसंचार क्रांति की योजना आज बन गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। 16.9 मतलब करीब करीब $17 बिलियन की ये योजना है। 1,39,000 करोड़ की योजना है, और इसके तहत करीब करीब 2.5 लाख हमारे ग्राम पंचायत जुड़ेंगे। बाकी 3,80,000 गांव को ऑन डिमांड पे कनेक्शन दिया जाएगा, और एक एंटरप्रेन्योरशिप विचारधारा के साथ BNU, भारत नेट उद्यमी का संचार किया जाएगा, जिनको लास्ट माइल से घर तक कनेक्शन देने की जिम्मेदारी उनको दी जाएगी। भारत नेट 2.0 में हमने बहुत चीजों में परिवर्तन लाया है, और आपके द्वारा मैं दर्शकों को भी समझाना चाहूँगा। उदाहरण के तौर पे भारत नेट 1.0 में लीनियर टोपोलॉजी में हम लोगों ने एक एक ग्राम पंचायत को जोड़ा था। लीनियर टोपोलॉजी में क्या होता है, लीनियर मतलब लाइन की, लकीर की तरह, कि अगर तार एक जगह कट जाएगी तो उसके नीचे जितने गांव हैं वो सारे कट जाते हैं। अब हम इसको बदल रहे हैं पूरे देश के अंदर रिंग टोपोलॉजी के आधार पर। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि रिडंडेंसी आ जाती है, कि अगर रिंग टोपोलॉजी में चक्के के आधार पर जोड़ा जाए हर गांव को, तो अगर एक तरफ से लाइन कट भी जाए तो दूसरे तरफ से कनेक्टिविटी पूर्ण रूप से तैयार होती है, तो एक रिडंडेंसी बन जाती है। सेकंड, इस योजना में हम लोग कैपेक्स भी डाल रहे हैं और ऑपेक्स भी डाल रहे हैं। मूलभूत अधोसंरचना के आधार पर स्थायी साधन हम लोग बना लें, लेकिन अगर उनकी मेंटेनेंस हम लोग ठीक न कर पाए तो फिर वो अंत में जर्जर हालत बन जाती है। तो जितनी राशि हम लोग कैपेक्स में डाल रहे हैं, वहां हम लोग ने 10 साल का ऑपेक्स प्लान भी इसमें इंक्लूड किया है, ताकि मेंटेनेंस भी उस पार्टी की जिम्मेदारी होगी। थर्ड, हम लोग नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर स्टेट लेवल पे भी बना रहे हैं और राष्ट्रीय लेवल पे भी बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा उद्देश्य 2 है। 1, 98% अप टाइम होना चाहिए इस नेटवर्क का, और सेकंड, मिनिमम 100 Mbps का कनेक्शन एक एक उपभोक्ता को
हम लोग दिलवाएंगे। तो ये एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जिसे जमीन पर धारण करके एक एक व्यक्ति को राष्ट्र के साथ नहीं लेकिन विश्व के साथ जोड़ने का कार्य इसके आधार पर हम लोग करेंगे। हर एक ग्राम पंचायत में, हर एक अस्पताल में और हर एक शिक्षा के केंद्र में, मतलब स्कूल में, ये संपूर्ण कनेक्टिविटी भारत नेट के द्वारा दी जाएगी, ताकि जो आप और हम बड़े बड़े शहरों में इंटरैक्टिव इंटरनेट के द्वारा क्लासेस अटेंड कर पाएंगे, वो क्लासेस आप अब गांव और ग्रामीण क्षेत्र में भी आप लोग दे पाएंगे। कोई डेडलाइन है कि कब तक कंप्लीट हो अभी हम लोग ने 16 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं टोटल करके पूरे देश के लिए, उसमें से हम लोग ने 6 एग्रीमेंट्स हम लोग ने साइन कर लिए हैं, बाकी सब प्रोसेस में है। तो हर एक कॉन्ट्रैक्ट का अलग टाइमलाइन है और उसे हम लोग फॉलो करेंगे। बीएसएनएल का जो एक तरह से टर्न अराउंड हुआ है उसके लिए आपको काफी श्रेय दिया जाता है। 4G कब तक स्टेबलाइज हो श्रेय जाएगा? मुझे नहीं है, श्रेय अगर है तो एक तरफ प्रधानमंत्री जी को है जिन्होंने बीएसएनएल को पूर्ण जीवित करने के लिए एक विश्वास जताया, और दूसरी तरफ मेरे बीएसएनएल के हर एक परिवार के सदस्य को है जिसने जी तोड़ मेहनत करके ये बदलाव लाया है। मैं अगर कुछ हूं तो केवल एक फैसिलिटेटर हूं। तो 4G कब तक स्टेबलाइज हो जाएगा? 5G कब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो 4G का नेटवर्क हम लोगों का करीब 1 लाख टावर्स पहले किश्त पे हम लोग लगाने जा रहे हैं। 1 लाख में से करीब 93,000 टावर्स हमारे लग चुके हैं। अब उनको हमें कमीशन करना है और कमीशन करने के बाद उनको कोर सॉफ्टवेयर के साथ हम लोगों को अलाइन करना है। एक बार ये कोर सॉफ्टवेयर के साथ अलाइन होगा तब मैं क्वालिटी और सर्विस के नॉर्म्स को भी मॉनिटर करने वाला हूँ, ताकि कॉस्ट के नॉर्म्स पर हम लोग सुचारू रूप से हर एक उपभोक्ता को सबसे उच्च स्तर की सर्विस हम लोग दे पाएँ। एक बार ये 4G के 1 लाख साइट्स पूर्ण रूप से स्टेबल हो जाएं, उसके बाद हम लोगों का कन्वर्जन हम लोग शुरू करेंगे। 4G साइट को 5G पे कन्वर्ट करने के लिए कोर सॉफ्टवेयर वही होगा, रैन में एक और BTS हमको लगाना होगा। वो कार्य शुरू होगा इसके स्टेबलाइजेशन के बाद। बीएसएनएल की तो बात हो गई, लेकिन एमटीएनएल में क्या मतलब प्रॉब्लम आ रही है? एमटीएनएल में कोई वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एमटीएनएल का संपूर्ण ऑपरेशन और नेटवर्क अब बीएसएनएल के अधीन है। 1 जनवरी 2025 से एमटीएनएल का संपूर्ण ऑपरेशंस बीएसएनएल को ट्रांसफ़र हो गया है। अब एमटीएनएल केवल एक शेल कंपनी है जिसमें डेट है जिसे पे करना है, और उसी के साथ एक स्थायी साधन का की पूंजी है जिसका विनिवेश भी हम लोग करने जा रहे हैं, और उसके आधार पे वो डेट पूर्ण रूप से हम लोग बैंक्स के साथ निगोशिएट करके उसे संपूर्ण रूप से समाप्त कर लेंगे। इलॉन मस्क, स्टारलिंक, सैटेलाइट वेंचर, ये हम बहुत देख रहे हैं, लेकिन क्या सच में अभी तक क्या कुछ हुआ है? क्या LOI मिल गया है? इसके आगे की प्रक्रिया क्या होगी? अभी वर्तमान में सैटेलाइट कनेक्टिविटी के लिए 2 कंपनीज को लाइसेंस मिली है जी। OneWeb जो भारती की कंपनी है, और रिलायंस। स्टारलिंक की लाइसेंस की प्रक्रिया करीब करीब संपूर्ण हो चुकी है। हमने LOI ऑलरेडी इशू कर दिया है उनको, और मुझे लगता है शीघ्र ही उनको लाइसेंस भी मिल जाएगा। ये रहा प्रथम कदम। द्वितीय कदम, लाइसेंस मिलने के बाद इन स्पेस के साथ सुचारू रूप से उनको अप्रूवल लेना पड़ता है। इन स्पेस की प्रक्रिया है जिसके आधार पर तीनों लाइसेंस होल्ड धारकों को वो अप्रूवल लेनी होगी। इंटरम में हम लोग ने स्पेक्ट्रम असाइन किया है OneWeb को और रिलायंस को, ताकि वो अपना टेस्टिंग शुरू कर पाएँ। तो मिनिमल स्पेक्ट्रम एक्सप्लोरेटरी बेसिस पे हमने दिया है, और उसके बाद जब TRAI की नॉर्म्स स्पेक्ट्रम एलोकेशन की जो एडमिनिस्ट्रेटिव असाइनमेंट के आधार पर दी जाएगी, उनके नॉर्म्स जो उन्होंने अपना पेपर निकाला है,
उस पर अब डीओटी अपना माइंड अप्लाई करेगा, और अगर कोई बैक रेफरेंस हो तो वो टीआरए को वापस जाएगी। और जब वो पूर्ण रूप से डीओटी और टीआरए के बीच में क्लियर हो जाएगा, तब वो एडमिनिस्ट्रेटिव असाइनमेंट के आधार पर स्पेक्ट्रम भी दिया जाएगा सैटकॉम ऑपरेटर्स को, और फिर सारे सैटकॉम ऑपरेटर्स लाइसेंस के आधार पर, इनस्पेस की अप्रूवल के आधार पर और स्पेक्ट्रम एडमिनिस्ट्रेटिवली असाइन के आधार पर अपनी सर्विसेज फिर त्वरित रूप से शुरू कर पाएंगे। इंडियन कंज्यूमर के लिए इसका क्या महत्व है, क्या चेंज बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र हैं पूरे विश्व में, आप भारत की बात छोड़ दो, जहाँ टेलीकॉम की टावर की कनेक्टिविटी नहीं हो सकती क्योंकि डिफ़िकल्ट टेरेन होता है, ओएफसी फाइबर ले हम नहीं कर पाते, और वहाँ केवल सैटेलाइट के आधार पर वो कनेक्टिविटी हम लोग दे पाते हैं। मेरा दायित्व है दूरसंचार मंत्री के रूप में कि सारे बुके ऑफ सर्विसेज हम लोग अपने उपभोक्ताओं को दें, और फिर उपभोक्ता का निर्णय है कि वो इस सर्विस ग्रहण करना चाहता है या वह दूसरा सर्विस ग्रहण करना चाहता है, पर चॉइस देना अनिवार्य है। और ये सैटेलाइट भी एक कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम होगी, ये चॉइस हमारे ग्राहकों को देने के लिए। एक स्पैम को लेके और नेटवर्क को लेके बहुत बड़ा इशू चल रहा है, मतलब एक तरह से स्पैम तो न्यूसेंस होते जा रहा है। मैंने कई बार हमारे सभी धारकों को भी सूचित किया है कि टेक्नोलॉजी की इस विस्तृत और असीम वृद्धि की दुनिया में हमारा कार्य है मंत्रालय के रूप में, जैसे मैंने आपको कहा कि सारे चॉइस हम ग्राहकों को दें और उसी के साथ साथ ग्राहकों की सुरक्षा को निर्धारित करें। और इसके लिए दूरसंचार विभाग ने कई कदम लिए हैं। उदाहरण के तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर हमने एक सॉफ्टवेयर विस्तृत रूप से हम लोग ने क्रियान्वयन किया है, जिसके आधार पर जितनी भी साइबर अटैक्स होती हैं देश के अंदर, उन साइबर अटैक्स को रोकने के लिए, और उस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत गृह मंत्रालय को, बैंकिंग सिस्टम को, फाइनेंशियल सिस्टम को, सभी को हम लोग ने एक ही माले में जोड़ के रखा है, ताकि कहीं से भी साइबर अटैक की अगर सूंघ हमें मिली तो उसी समय में, उसी सेकंड में सभी को हम लोग विस्तृत तरीके से हम लोग सूचित कर पाएंगे। इसी के साथ कई बार हमारे देश के अंदर विदेशी देशों से स्पैम कॉल्स आते हैं, फ्रॉड कॉल्स आते हैं, तो आईकॉर सॉफ्टवेयर हम लोग ने दूरसंचार विभाग ने बनाया है, जिसके आधार पर स्पूफ्ड कॉल्स और स्पैम कॉल्स की ब्लॉकेज सफलतापूर्वक हमने पिछले 8-10 महीने में की है। शुरुआत के दौरे में कई साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से ये बहुत आता था, प्लस साइन के साथ आपके फ़ोन पे आता था, तो करीब एक दिन में 1,30,00,000 कॉल्स हमने ब्लॉक की। और धीरे धीरे जैसे सूचना उन लोगों को, उन गलत सोच की विचारधारा के लोगों को मिल चुकी, तो वो स्पूफ्ड कॉल्स और स्पैम कॉल्स भी घट के अब 15 लाख तक सीमित हो गई, जिनको हम लोग ब्लॉक कर रहे हैं। तीसरा है हमारा संचार साथी पोर्टल, और अब उसे ऐप के रूप में आपके फ़ोन पे भी हम लोग ने दिलवा दिया है, जहाँ किसी भी मोबाइल की अगर चोरी हो गई है तो उसकी रिपोर्टिंग, सिम कार्ड की रिपोर्टिंग, चोरी हुई है तो व्हाट्सएप में आपका अगर क्लोन हुआ है तो उसकी रिपोर्टिंग, और उसके आधार पर करीब 3 करोड़ ऐसे कनेक्शंस को हमने काटे हैं। व्हाट्सएप के करीब 25 से 30 लाख कनेक्शंस हमने काटे हैं। तो ग्राहकों की सुरक्षा हमारी पहली जिम्मेदारी होती है, और इस पर पूरी तीव्र गति से भारत सरकार कार्य करे।